सो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, है ना। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो जो प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ पार्टीशन या प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से, उनको देशी रियासतों के विलय करने के साथ ही नेशन बिल्डिंग का काम खत्म नहीं हो जाता है। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट। अब अगला जो चैलेंज था कि भारत में जो आ गए हैं स्टेट, इनका बाउंड्रीज ड्रॉ किया जाए। दिस वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक डिवीजन की बात नहीं थी। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन ए वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये चुनौती ऐसा था कि ऐसी बाउंड्री खींचनी थी कि जिसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले और राष्ट्रीय एकता ही साथ में मेंटेन रहे और राष्ट्रीय एकता खंडित ना हो। So during colonial rule, the state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power. तो जब औपनिवेशिक राज्य थे, जब भारत ब्रिटिश सरकार के अंदर था, तो उस समय द स्टेट बाउंड्रीज वे ड्रन, जो स्टेट के राज्य के बाउंड्रीज थे, वो सिंपली जो प्रशासनिक कन्वीनियंस थी उसके आधार पर कर दिए जाते थे, या फिर सिंपली ऐसा कर देता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, उसका अलग होता था, या फिर जो प्रिंसली पावर्स होते थे उनके बाउंड्रीज के साथ coincide कर दिया जाता था। So now our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle at the basis of formation of the states. So जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो इस डिवीजन को, इस बंटवारा को आर्टिफिशियल घोषित समझता है और वो प्रॉमिस करता है कि हम भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर हम फिर से राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920, नागपुर सेशन कांग्रेस 1920, द प्रिंसिपल was recognized the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself। तो राष्ट्र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इसका रीऑर्गेनाइजेशन ही 1920 के नागपुर सेशन के, कांग्रेस के नागपुर सेशन में ही लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे किया गया था। सो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। Many provincial Congress committees were created by linguistic zones। बहुत सारे जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी वो लिंग्विस्टिक जोन के आधार पर क्रिएट की गई थी, विच डिड नॉट फॉलोड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, उसके आधार पे नहीं थी। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो जो इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी हुई, और जो पार्टीशन हुआ उसके बाद सिचुएशन बदली, चीज़ें बदली। आवर लीडर्स फेल्ट दैट द कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो हमारे नेताओं को ऐसा फील हुआ कि जो स्टेट्स को अगर हम लैंग्वेज के आधार पे अगर हम बांटते हैं तो ये शायद डिसरप्ट हो जाए, या शायद ये विभाजन, एकता को खंडित करने के, एकता को खंडित कर सके, ऐसा मतलब डिसइंटीग्रेशन की ओर जा सकता है, ये लीड कर सकता है। सो इट वाज आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस। और ऐसा भी लग रहा था कि यह हमारे देश में जो अन्य सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस है उससे हमारा अटेंशन शिफ्ट कर देगा। सो द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर। जो केंद्रीय लीडरशिप थी वो इस मैटर को थोड़ा पोस्टपोन करने का सोची। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड, ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। और ये पोस्टपोनमेंट का मैटर जो है इसलिए भी ज़रूरत था क्योंकि अभी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट था, उसका भाग्य अभी डिसाइड नहीं हुआ था, और हमारी जो भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसकी जो दुखद भरी दास्तां थी वो अभी भी सबके माइंड में फ्रेश थी। दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाई द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। तो राष्ट्रीय लीडरशिप की ये जो फैसला थी ये लोकल लीडर्स के द्वारा और लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया। प्रोटेस्ट बिगन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड महाराष्ट्र प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। तो जो तेलुगु स्पीकिंग जो क्षेत्र थे कुछ, जो खास करके जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्र थे, है ना, पर्टिकुलरली जो आज के दिन में तमिलनाडु एंड आंध्रा और केरला के कुछ हिस्से, इनमें आंदोलन शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होने लगा, विरोध होने लगा। द
Vishalandra movement as the movement for a separate Andhra was called. So Vishalandra movement एक आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट मूवमेंट की मांग होने लगी. Demanded that the Telugu speaking area should be separated from Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. तो उनका डिमांड होने लगा कि इनको तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास प्रोविंस से प्रांत से बाहर किया जाए और एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए आंध्र प्रोविंस. Nearly all the political forces in the Andhra region were in the favor of linguistic reorganization of then Madras province. और आंध्रा रीजन के लगभग सारी राजनीतिक जो ताकतें थी वो सारे लोग इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के को सपोर्ट कर रहे थे. The movement gathered momentum as a result of the central government's vacillation. Potti Siriaramulu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. है ना. सो केंद्र सरकार की हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इसी मनोदशा में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया क्योंकि केंद्र सरकार हाँ ना फाइनल नहीं कर पा रही थी और डायलेमा में थी. ठीक है. एंड कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु. ठीक है. जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई. है ना. सो दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटब्रस्ट इन आंध्रा रीजन. तो इससे क्या हुआ कि ग्रेट अनरेस्ट फैल गया और वायलेंट आउटब्रस्ट हो गया क्षेत्रों में. है ना. ये अव्यवस्था फैल गई और जगह जगह पे हिंसक घटनाएं होने लगी जो आंध्र रीजन था. सो पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू स्ट्रीट्स. काफ़ी संख्या में लोग स्ट्रीट्स पे उतर आए. मेनी वेयर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग. काफ़ी लोगों को चोटें आई और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है पुलिस फायरिंग में. सो इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट. और इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में बहुत सारे जो विधायक थे उन मद्रास में उन्होंने बहुत सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. So finally जो प्रधानमंत्री थे उनको अनाउंसमेंट करना पड़ा कि एक सेपरेट आंध्र प्रदेश होगा. है ना. राज्य बना और सेपरेट आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा उनको करनी पड़ी दिसंबर 1952 में. Next is the formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of country. अब जब एक राज्य बन गए आंध्रा के जो गठन हो गई तो दूसरों राज्यों में भी, दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर, है ना, राज्य बनाने की जो मांग थी वो स्ट्रगल तेज पकड़ ली. ठीक है. दीज स्ट्रगल्स forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of state. और immediately after मतलब दिसंबर 1952 में आंध्रा का घोषणा हुआ. 1953 में एक अलग से कमेटी बैठानी पड़ गई देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक कमेटी बैठानी पड़ी. वो कमेटी कौन सी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा. जो इसका क्वेश्चन क्या था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि ये रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों की बाउंड्रीज है, जो राज्यों की सीमा है, उसका फिर से रीड्रॉइंग करेगी. सो द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो जो कमीशन थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने अपने रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि जो राज्यों की बाउंड्री होगी, सीमाएं होगी, वो एक्चुअली में डिफरेंट लैंग्वेजेज, वो भाषाओं की सीमाएं से मैच होनी चाहिए. है ना. जो डिफरेंट भाषाओं की सीमाएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956. और इसी रिपोर्ट के बेस पे आधारित पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब गठन हुई? 1953 में. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? 1956 में. है ना. एंड दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. और इस एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए. 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. है ना. One of the most important concern in the early years was that demands for a separate states would endanger the unity of the country. तो आज़ादी के बाद जो शुरुआती सालों में एक बहुत बड़ी चिंता थी कि जो अलग राज्य बनाने की मांग है ये देश की एकता पे सवाल खड़ा करेगा, देश की एकता पे आंच आएगा, देश की एकता को खतरे में डाल देगा. इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स मे फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन. और ऐसा
महसूस किया जा रहा था कि जो भाषाओं के आधार पर अगर राज्य बनाए जाते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनते हैं, वो अलगाववादी विचारधारा को पनपेंगे, अलगावधारी विचारधारा को फोस्टर करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे, और नए फाउंडेड जो नया राष्ट्र बना है भारत जैसे एक नए राष्ट्र के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा, है ना, इस दबाव पड़ेगा। सो बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड ए चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लेकिन जो जनता के दबाव में आने के बाद आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। So it was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all the regions, the threat of the division and separatism would be reduced. इनफैक्ट ऐसा उम्मीद किया गया, ऐसे आशा की कि अगर हम जनता के इन रिक्वायरमेंट को मान लेते हैं और अगर हम राज्यों का जो रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स, हर एक क्षेत्र का जो अपना क्षेत्र और भाषा का जो क्लेम है उसको हम एक्सेप्ट करके अगर उसके बेसिस पे ही हम अगर राज्यों का गठन करते हैं तो ये जो खतरा है सेपरेटिज्म, अलगाववादी या डिवीजन या बंटवारा होने का जो खतरा है ये एक्चुअली शायद कम हो जाएगा, ऐसा उनको लगा। एंड बिसाइड्स द एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वेर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय राज्यों का क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नई राज्यों का गठन करना ये एक ज़्यादा लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया कि मोर डेमोक्रेटिक है, कि ये जनता जैसा मांग रही है, लोग उस भाषा को उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में उस भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उनका अपना एक राज्य का मांग है, तो ये लगा कि भाई ये जनता का जो मांग है उसके हिसाब से ही है, तो ये एक जनता का एक्चुअली ये देखा जाए तो ये ज़्यादा लोकतांत्रिक पॉइंट है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट है। सो दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना, तो अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनने के बाद आज 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हुए लिंग्विस्टिक स्टेट और राज्यों के बनाने के जो मूवमेंट हुए, इन्होंने हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक राजनीति का जो स्वभाव था और जो लीडरशिप थी, इसको बहुत ही मूल रूप से बदल दिया। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, कि अभी तक जो थे जो लीडरशिप थी, जो नेतागिरी, जो पॉलिटिक्स की पावर थी, जो पॉलिटिक्स और सत्ता और राजनीति में जो लीडरशिप की पोजीशंस थी, उसके पहुंचने का जो रास्ता था वो लिमिटेड लोगों के पास था। वो किन के पास था? जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट लोग थे, है ना, जो कुछ लोग जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और थोड़े ऊंचे तबके के लोग आते हैं, उनके लिए ये माना जाता था कि जो अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लोग हैं सिर्फ वही पॉलिटिक्स के टॉप मोस्ट पार्ट या पावर एंजॉय कर पा रहे थे। बट अब चूंकि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए और राज्यों का पूरा पुनर्गठन पूरा लिंग्विस्टिक आधार पे हुआ, तो ये एक नया पॉलिटिक्स स्टार्ट किया कि जहाँ पे अदर देन इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है, एलीट लोग हैं, वो भी पॉलिटिक्स एंड पावर में अब भागीदारी करने लगे। So linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing of state boundaries। और ये क्या है, जो इस तरीके से जब अगर ये किया गया तो ये एक यूनिफॉर्म आधार मिला, एक समरूप आधार मिला कि जो भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए क्या हुआ, एक समरूप आधार मिल गया, यूनिफॉर्म रीजन मिल गया, यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया कि भाई अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग बेसिस पे हम स्टेट्स बनाए हुए हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम सारे स्टेट्स बनाए हुए हैं, तो एक समरूप आधार हो गया। It did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier। बहुत सारे लोग जो ऐसा डर रहे थे कि ये देश को और देश इससे टूट जाएगा, लेकिन इस आशंका जो इनकी डर थी इसके विपरीत हुआ और ऐसा देश इंटीग्रेट नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथेंड द नेशनल यूनिटी। और इनफैक्ट इसके विपरीत देश की एकता और मजबूत हो गई है। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथेंड द नेशनल यूनिटी। जिस बात से डर था कि कहीं हम भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों को बंटवारा करते हैं, राज्य बनाते हैं, तो कहीं देश टूट ना जाए, लेकिन इनफैक्ट ऐसा क्या हुआ कि ये और हमारे देश की नेशनल यूनिटी को इसने और मजबूत किया। Above all, the linguistic states underlined the acceptance of principle of diversity, है ना। तो इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है कि जो भाषावार राज्यों के पुनर्गठन ने विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई। सो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस मिल गया। When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections,
जब हम बात करते हैं कि भारत ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अपनाया है, इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन, इसका सिर्फ यह मतलब नहीं है, इसका साधारण रूप से सिर्फ यह मतलब नहीं है कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक संविधान अपना लिया, बस इतना ही तक नहीं है। और ना ही सिर्फ ये कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस जो हो रहे हैं जनता का, है ना, जनता के द्वारा इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है हमारी डेमोक्रेसी, इसका और भी व्यापक मीनिंग है। द चॉइस वाज लार्जर देन दैट, है ना, इसका जो मीनिंग है वो और भी लार्जर है, इससे ज़्यादा व्यापक है। इट वॉज ए चॉइस इन फेवर ऑफ recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional, है ना। ये बहुत ही अच्छी बात बोली जा रही है कि ये बेसिकली भारत के लोकतंत्र में कैसा चॉइस किया गया। इट वॉज चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग, तो बहुत जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंसेस जो हैं अस्तित्व में, जो डिफरेंसेस है उसको पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया एंड एक्सेप्टेंस किया दिया गया। इनफैक्ट इतने डिफरेंसेस कि एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट भी हो सकते हैं, ऐसे भी विविधताओं को पहचान लिया गया और एक्सेप्ट किया गया। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस विच एट टाइम्स बी अपोजिशनल। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ द आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ, है ना। तो जो लोकतंत्र है वो धारणा, विचारधारा और जीवन पद्धतियों की बहुलता, है ना, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ, तो जो धारणा, विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। सो ये बहुत समझने वाली दोस्त है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सीमित आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ नहीं है, इट इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज, है ना, बहुल आइडियाज एंड बहुल तरीके, जिंदगी जीने के तरीके। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क, और आगे आने वाले दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में होती रही। सो ये दोस्तों, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सो दिस वाज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ये करते हैं, लास्ट पार्ट इसको देखते हैं, है ना। सो फास्ट फॉरवर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिड नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। ये समझने वाली बात है कि भाषावार राज्यों की पुनर्गठित करने का सिद्धांत को मान लेने का शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए, तुरंत ऐसा नहीं है कि सब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए इमीडिएटली। देयर वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाईलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल, है ना। तो एक बाईलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था, दो भाषा वाला स्टेट, बॉम्बे राज्य, है ना, वो दो भाषा वाला था, जो गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल दोनों को मिला के। सो आफ्टर ए पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज क्रिएटेड इन 1960, और एक जो जनता के द्वारा एजिटेशन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और उसके बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का क्रिएशन हुआ। इन पंजाब ऑल्सो देयर वेयर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, पंजाब में भी दो भाषा वाले ग्रुप थे, एक हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट, जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक अलग राज्य की मांग रखी, बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956, बट ये 1956 में, 1956 में ये नहीं दिया गया, जब बाकी राज्य बन रहे थे उसके साथ इनको, पंजाब को अलग नहीं किया गया। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर, पंजाब को राज्य का दर्जा 10 सालों के बाद मिला इन 1966, when the territories of today's हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश were separated from the larger पंजाब स्टेट, जब 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कुछ हिस्सों को अलग करके पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया, कब, 1966 में। अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972, एक जो अगला 1972 में फिर से राज्यों के पुनर्गठन का एक बहुत बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में 1972 में। मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972, तो 1972 के साल में मेघालय राज्य को आसाम राज्य से अलग किया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज ए सेपरेट स्टेट्स, इमर्ज्ड एट सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर, और उसी साल 1972 में जब मेघालय अलग हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा ऑल्सो, ये दोनों भी सेपरेट स्टेट्स के रूप में एमर्ज होकर निकले। द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बींग इन 1987, तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नाम के स्टेट्स आए, और नागालैंड हैड बिकम ए स्टेट मच अर्लियर इन 1963, जबकि नागालैंड काफ़ी पहले स्टेट बन चुका था 1963 में, 1963 में ही नागालैंड एक डिफरेंट स्टेट बन चुका था।
सो लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, है ना। तो इन राज्यों का बनाने का सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, भाषा ही एकमात्र आधार नहीं बनाया गया है। इन लेटर ईयर्स सब रीजन्स रेज डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चरल और कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। बाकी के सालों में देखे गए कि जो कुछ सब रीजन है, कुछ उप प्रांत हैं, उप क्षेत्र हैं, वो भी अपना डिमांड किया एक अलग राज्य बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका हो सकता है कि किसी किसी का सेपरेट कल्चरल जो है, उनका क्षेत्रीय कल्चरल जो ये है कल्चरल उनका जो तरीका है वो डिफरेंट है किसी का, और कुछ राज्यों का कंप्लेन रहा कि यहाँ रीजनल इम्बैलेंस है, डेवलपमेंट में जो विकास हुई है उसमें बैलेंस तरीके से नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में विकास सही किया गया, डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ, बट कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंची है सही तरीके से, देयर इज एन रीजनल इम्बैलेंस। सो दिस ऑल्सो बिकम द बेसिस फॉर डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट इन द लेटर फेज। सो 3 सच स्टेट्स, इसे 3 ऐसे राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेयर क्रिएटेड इन 2000। तो साल 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्यों का अलग से विभाजन कर दिया गया, ये 3 राज्य अलग बन गए। सो नाउ तेलंगाना हैज एमर्ज्ड एज न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014, और 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। So the story of reorganization has not come to an end. There are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states. और अभी भी जो रीऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है, ये कहानी खत्म नहीं हुआ है। देश में अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं जो सेपरेट एंड छोटे छोटे राज्यों की मांग उठ रही है। दिस इंक्लूड्स विदर्भ इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य बनाने की मांग चल रही है। हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हरित प्रदेश की मांग चल रही है। एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न रीजन है, दार्जिलिंग वाला एरिया जो है, उस क्षेत्र भी अपना डिमांड कर रहा है, अपना अलग राज्य बनाने का मांग कर रहा है। सो ये सब चीज़ें इशूज़ अभी भी चल रही है, ये ख़त्म नहीं हुई है। बट नाउ आई होप दोस्तों, ये चैप्टर तो हमारा समाप्त हो गया, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इंडिया का जो आज़ाद भारत का जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम था, उस पर हमने ये डिटेल में आप लोगों को समझाया है, और एनसीईआरटी के इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड आपको समझाया। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, दोबारा से वीडियो देखो, उस पर्टिकुलर पार्ट को वीडियो में देखो, फास्ट फॉरवर्ड देखो, समय की बचत करो, लेकिन अच्छे से वीडियो देखो, समझो। ये आपके CUET एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBSE एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CUET एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे ज़िंदगी में आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरत है। तो जो हमारे मित्र इसमें, अगर जो हमारे फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं एंड अगर वो 12th के स्टूडेंट नहीं है, वो एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारे बेसिक्स UPSC एंड स्टेट PCS के बहुत सारे बेसिक्स को आपको क्लियर करता है। एंड स्टेट PCS एंड SSC के तो आपको बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे उठाकर बनेंगे जो आपके काम आएंगे। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।